एसवीबी के बाहर आप देखिए सुबह 4 बजे से लंबी कतार थी विड्रॉल के लिए। More startups pulled their cash. It was a run on the bank and the beginning of the end for us. All customers who had deposits in these banks can rest assured the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. दोस्तों, एक बैंक के फेल होने के कई कारण हो सकते हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जिन्हें हम अनुभव कर चुके हैं, देख चुके हैं और उनसे हमने कई चीज़ें सीखी हैं, नई सीख हमें मिली है। लेकिन फिर भी कुछ समय गुजरता है और हम फिर देखते हैं कि कोई बैंक जो है उसकी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है और वो फेल होता है। तो ये कारण क्या हो सकते हैं? बैंक के फेल होने के कारण जो हैं, देखिए बैंकिंग सिस्टम चलता है फंड्स पर। फंड्स होना बहुत ज़रूरी है, लिक्विडिटी बैंक के पास होनी चाहिए। अगर इनसफिशिएंट फंड्स हैं, यानी बैंक की लिक्विडिटी में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बैंक फेल हो सकता है। लिक्विडिटी में प्रॉब्लम्स कब आती हैं, ये दूसरा कारण बन सकता है। बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा काम है कि वो पैसे को लेंड करती है, पैसा डिपॉजिट्स भी करती है, तो कमाने के लिए उसी पैसे को घुमाना पड़ता है। घुमाने के लिए यानी कि उसको वापस मार्केट में देना है, लेंड करना है। तो जब लैंडिंग होती है तो उसमें कई बार एनपीएज हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जिन पैसे को वापस बैंक में लौट करके आना चाहिए वो नहीं आ पाते, समय पर नहीं आ पाते। कई बार तो मूलधन जो है, प्रिंसिपल अमाउंट भी बैंक रिकवर नहीं कर सकती। बहुत बड़े, जैसे हम विजय माल्या का किस्सा सुन लेते हैं या नीरज मोदी की हम बात कर लेते हैं, या आप देखेंगे कि हो सकता है, हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर एक जांच हो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अडानी ग्रुप्स पर, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए का जो लोन है बैंकों से लिया हुआ है, तो क्या उस जांच में कहीं ऐसा कुछ है कि वाकई जो पैसा है वो डूब सकता है बैंकों का? तो वो भी एनपीए हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये एक कारण होता है। बैंक करप्सी आ सकती है। बैंक करप्सी जैसा कि 2008 में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। लेमन ब्रदर्स बैंक जो है वो मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ को बेच नहीं पाया, जो मॉर्गेज जगह था, जो लोन दिए थे उसके लिए, उसका क्राइसिस था। तो यहाँ इस तरह की बैंक करप्सी के क्राइसिस हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है, दुर्भाग्यपूर्ण कारण है, लेकिन है वो ये कि बैंक्स में, बैंक के कामकाज में, उसके ट्रांजैक्शंस में बड़े पैमाने पर, हाई लेवल पर जो है फ्रॉड्स होते हैं, कई तरह की गलतियां की जाती हैं, मिसकंडक्ट्स किए जाते हैं। तो इन फ्रॉड्स की वजह से भी बैंक कई बार फेल होते हैं। हाँ, बहरहाल जो भी कारण रहा हो, हम जो है एक एनालिसिस करेंगे, एक चर्चा करेंगे आज इसी बात पर कि वाई डू बैंक्स फेल्स, क्यों वो फेल हो जाते हैं। इकोनॉमी के कुछ एक हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं। वहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंट है इकोनॉमिक का, वो है बैंक। आज हम बैंक के बारे में बात करेंगे, या यूं समझिए, मैं ये कहूँगा कि बैंक की कार्यप्रणाली क्या है, बैंक कैसे काम करता है, और इस काम करने के जो सफ़र हैं उसमें बैंक को जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के तहत कई बार बैंक्स जो हैं फेल भी होते हैं, यानी उनके अनसक्सेसफुल होने की स्टोरीज़ हमारे समाज में है और बहुत इंटरेस्टिंग है। उनसे सीख करके आगे हम बढ़ते चले गए हैं और जो भी कमियां रही हैं उनको हमने दूर किया है। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ, हम लेके जाएंगे व्हाई डू बैंक्स फेल। अब ये सवाल क्यों मन में आ गया? सवाल मन में इसलिए आ गया कि देखिए, हम हिंदुस्तान में ज़रूर हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन से अछूते नहीं हैं, उससे अलग नहीं है। ग्लोबलाइजेशन यही है कि अब हम इंटरेक्ट करते हैं दुनिया के साथ, जुड़ते हैं। तो अगर दुनिया के किसी कोने में कोई बड़ी घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका एक असर हमारी ज़िंदगी पर होना लाजमी है, ज़रूरी है, और उसे हम देखते भी हैं। जैसे 2008 के क्राइसिस की बात की जाती है। 2008 का क्राइसिस जो है बैंक क्राइसिस ही था। ये क्राइसिस भी जो है यूएसए से निकल करके आया था, लेकिन ज़्यादातर देशों में इसका असर देखने को मिला, रिसेशन देखने को मिला। हालांकि हिंदुस्तान में उसका असर कुछ हद तक था, लेकिन कब कौन सी चीज़ कितना असर करेगी ये तो कोई नहीं कह सकता, हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं कि वाई डू बैंक्स फेल्स।
तो बैंक को पहले समझना होगा कि दरअसल बैंक क्या करता है। देखिए, जहां तक मैं आपको कहूं, जिस तरह से हमारे शरीर में जो नसें हैं, जो धमनियां हैं, उन धमनियों के जरिए हमें जो ऑक्सीजन, खून, एनर्जी जो भी मिलता है ना, वो उन्हीं के जरिए हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। तो एक इकोनॉमी भी एक शरीर है, उस शरीर में जो खून बहता है, जो एनर्जी बहती है, जो ऊर्जा बहती है, उस ऊर्जा को लाने वाला कोई और नहीं, वो बैंकिंग सिस्टम है। अगर बैंकिंग सिस्टम ना हो तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए बैंक्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है। देखिए, इसको मैं आपको ना एक क्रेडिट क्रिएशन का एक बैंक का एक पार्ट है जिसे हम समझ सकते हैं, और यहीं से आप इस बात को भी जानेंगे कि जो मैं ये बात लेकर आया हूं, व्हाई डू बैंक्स फेल, जो कि इस संदर्भ में भी है जो आज की तात्कालिक हमारी एक परिस्थिति जिसको हम देख रहे हैं, जिसे हमें देखना चाहिए, सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस जो है। सिलिकॉन वैली बैंक, SVB बैंक, जिसके कि आप समझिए कि अभी लेकर न्यूज़ में काफ़ी बातचीत चल रही है जिसको लेकर के, और ये भी पूछा जा रहा है कि क्या SVB बैंक जो कि USA बेस्ड बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है USA मार्केट में, USA इकोनॉमी में, उसके कोलैप्स होने से, या वो कोलैप्स अगर हो जाता है और जल्दी से उभरता नहीं है, तो क्या उसका हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर भी कोई असर होगा, आएगा? इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। लेकिन मैं सीधा वहाँ जाऊँ उसके पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ क्रेडिट क्रिएशन का। ये कैसे, मतलब बैंक वर्चुअली काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि जितने ट्रांजेक्शन्स हमारे इकोनॉमी में हो रहे हैं उतना ही पैसा हमें पब्लिश करना पड़े, छापना पड़े। जैसे मान लीजिए कि एक डिपॉजिट आता है ना, एक डिपॉजिट का मतलब ये हो गया, ये इनिशियल डिपॉजिट है। इनिशियल डिपॉजिट मतलब सबसे पहले कोई पैसा ला रहा है भाई, चलो 1000 रुपये उसने डाल दिए। अब क्या होता है कि हमने अपने इतिहास से सीखा है कि बैंक में कैसे काम होना चाहिए, बैंक को प्रॉब्लम्स नहीं आए पैसा देने में, क्योंकि जनरली हम बैंक करते क्या हैं। देखिए, बीच में मैं आपको एक चीज़ और ले जाता हूँ कि जनरली बैंक करता क्या है, कैसे काम होता है। मान लीजिए ये एक बैंक है, ठीक है ना, SBI हम ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा बैंक है, और पब्लिक है यहाँ, ठीक है। जो हाउस होल्ड्स हैं वो मान लीजिए ये हाउस होल्ड्स है, ये अपना सारा पैसा जो है सेव करते हैं, जो भी खर्चे होने के बाद में। अब वो अपना पैसा सेफ कहाँ रखें, जो बचाया हुआ पैसा है, सेव किया हुआ पैसा है, उसे सेफ कहाँ रखें। घर पर रखते हैं तो पहली समस्या है कि वो चोरी हो सकता है। दूसरी समस्या ये है कि उस पर हमें किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम उसे बैंक को देते हैं तो बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वापस देता है। तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक अपना पैसा किसको दे देती है, बैंक को, कि भाई सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहने के साथ साथ क्या करे कि बैंक हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करे, तो हम उस अपने उस पड़े हुए पैसे से कुछ कमा लें। तो डिपॉजिट करता है पब्लिक, हाउस होल्ड, ठीक है ना, वो बैंक को पैसा देता है। देखिए, हर चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, कोई ना कोई घटनाक्रम होता है। जैसे अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, भाई इंश्योरेंस क्या है, तो एक कहानी है, हाइपोथेटिकल स्टोरी आप समझ सकते हैं, काल्पनिक समझ सकते हैं, कि जब 1500-1600 ईस्वी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो उनको क्या है कि अपना माल बेचने के लिए और उस माल को बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, बेचने के लिए मार्केट चाहिए थे। तो उन्होंने रिस्क उठाया और अपने देश से बाहर समुद्र को लांघते हुए, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़े जहाज बनाए। जहाजी व्यापारी जो होते थे वो जहाज में अपना माल लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और इसी क्रम में वो कई किलोमीटर दूर जो है जहाज लेकर के समुद्र में जाया करते थे। अब समुद्र में भी रिस्क तो है ही है, खतरा तो है ही है, तो कभी कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं भी होती थी, नुकसान होता था। फिर उन्होंने आपस में शायद ये सोचा होगा कि भाई जब हम लोग जाते हैं एक साथ, मान लीजिए 10 जहाज जा रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि संभावना है कि 1 या 2 जहाज जो हैं वो डूब जाते हैं, बाकी 7 या 8 जो भी हैं ज़्यादातर जहाज बच करके आ जाते हैं। ये हमेशा से एक पेरेटो इफेक्ट के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि जब भी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला जो कारक होता है, कारण होता है, वो छोटा सा होता है, लेकिन उसका असर बड़े पर आता है। तो भाई 1 या 2 जो जहाज अगर डूब भी रहे हैं तो उसका असर दूसरों पर होता था, मॉरली होता था, फाइनेंशियली होता था। तो आखिरकार करे क्या,
तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि चलो भाई, हम रिस्क तो हम सब 10 जनों के लिए है, 10 जहाज़ों के लिए है, तो 10 के 10 जहाज, अब किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, तो क्यों ना हम एक पैसा इकट्ठा करें, पूल करें। वो पैसा इतना हो कि अगर 1 या 2 जहाज डूब जाते हैं तो उनसे होने वाले नुकसान की भरपाई कर ले। और क्योंकि ये भरपाई, ये नुकसान हम 10 में बांटेंगे तो एक प्रीमियम बनेगा जो कि कम होगा, तो वो प्रीमियम हम पे करेंगे और इंश्योर कर लेंगे अपने आप को। तो ऐसे में अगर कोई तकलीफ हो भी जाती है, मान लीजिए 2 जहाज चले भी जाते हैं, तो उसका नुकसान की भरपाई हो सकती है। ये इंश्योरेंस की कहानी हो गई। इसी तरह बैंक की कहानी थी कि मान लीजिए बैंक, हुआ क्या कि कोई जगह है, उस जगह पर एक ऐसा व्यक्ति है जो अमूमन दूसरे लोगों से ज़्यादा समृद्धशाली है, ताकतवर है, उसके पास अपनी आर्मी है या अपने ऐसे लोग हैं जो उसको सुरक्षा देते हैं। तो मान लीजिए ऐसी जगह जो थी, वहाँ पर दूसरे लोग आके ये आग्रह करते हैं कि भाई आपके पास सुरक्षा है, आप हमारा पैसा अपने पास रखिए, हम उसके लिए आपको कुछ पैसा दे देंगे ताकि हमारे घर में डकैती हो तो कम से कम जो सामान है हमारा, जो वैल्यूबल थिंग्स हैं, वो हमारी बची रह जाएं। तो इस तरह से ऐसी जगह पैसा पार्क कर देना जहाँ पे सुरक्षा मिल सकती है। तो जमींदार अपने पास रखने लगा और उसके लिए एक सेवा शुल्क लेने लगा कि हाँ चलिए, मैं सुरक्षा करता हूँ, अपने लोगों को रखता हूँ, खाने पीने का खर्चा होता है, आप दीजिए क्योंकि आपका पैसा मैं बचा रहा हूँ। तो यहीं से शायद बैंकिंग शुरू हुई होगी। अब वो पैसा पड़ा रहता था तो लोग कहते थे भाई ठीक है, विश्वास करते थे, विश्वास पे ही चलता है। अब एक दिन ये हुआ होगा, मैं तो एक कहानी पे जा रहा हूँ साहब ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये हुआ होगा कि भाई मुंशी जी ने कहा उनको, मनी लेंडर साहब को, जमींदार साहब को या जो सुरक्षा दे रहा है धन को, कि आप इतना सारा धन लेकर बैठे रहते हैं, जिन लोगों ने जमा किया है उसमें से कोई इक्का दुक्का कभी आता है, बाकी ये पड़ा ही रहता है, क्यों ना आप इसको किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे दीजिए जो आपको ये पैसा, जिसको आप दोगे वो वापस आपको कमा करके कुछ देगा और आप फिर उसी पैसे को आगे इन्हें दे देना। दिस इज ओनली द बैंकिंग, है ना। तो अब वो बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, पहले अनऑर्गेनाइज तरीके से होता था। यही बैंकिंग सिस्टम है। तो क्या हुआ, ये आपके जमींदार साहब हैं जो सुरक्षा दे सकते हैं, SBI। आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रख सकते, आपने पैसा किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। अभी ये बैंक क्या करेगा, ये डिपॉजिट्स है, ठीक है ना, डिपॉजिट्स है। अब मान लीजिए 100 जनों ने दिया। अब देखिए 100 लोग जो हैं, ये 100 पीपल, ये एक साथ आकर के तो अपना पैसा जमा नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है, जब यहां से ये विड्रॉवल्स लेंगे, विड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, अपना पैसा विड्रॉ करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, तो 100 के 100 विड्रॉ नहीं करेंगे। यहां पर थ्योरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है जो भी हम बात कर रहे हैं, कि ना तो वो लोग एक साथ पैसा जमा करने आएंगे, ना वो एक साथ पैसा निकालने जाएंगे। तो कुछ पैसा यहाँ जो है बैंक के पास, वो इस तरह से पार्क रहेगा जिसको कि समय मिल रहा है, थोड़ा एक लंबा समय मिल रहा है, जब हम उसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी विड्रॉवल के लिए नहीं दे रहे। तो ऐसे ही पड़े रखने से क्या मतलब, आप जरूरतमंद लोगों को दे दीजिए। तो देखिए यहाँ डिपॉजिट्स किया है तो बैंक वापस से हाउस होल्ड में किसी और को, जैसे मान लीजिए रमेश है ना, रमेश ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, अब उसे 6 महीने 10 महीने साल भर पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक मोहन है ना, वो मोहन कहता है भाई मुझे बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है तो भाई खुद के पास तो पैसा है नहीं, तो कहाँ गया, वो SBI के पास गया, भाई बैंक के पास, कि साहब आपके पास पैसा है क्या। SBI कहती है यार रमेश पैसे रख के तो गया है, ठीक है ना, और काफ़ी समय हो गया नहीं आया, हो सकता है नहीं भी आया, और मान लो आ भी गया तो चलो कोई बात नहीं, कोई और डिपॉजिटर है उसका पैसा हम इस्तेमाल ले लेंगे, सही है ना। एक साथ तो 100 लोग आएंगे नहीं, इसी एजम्पशन पे चल रहा है मामला, कि हाँ भाई चलो ले जाओ। तो अब देखिए अभी क्या हुआ कि जैसे इन्होंने अपना पैसा दिया, तो इस पैसे पर ये बैंक जो है कुछ ना कुछ इनको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल बैंक करेगा। तो बैंक ने मान लो 10% इंटरेस्ट जो है, इसी को हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं, है ना, ये इंटरेस्ट दे दिया भाई। तो मान लीजिए 100 रुपया अगर किसी ने जमा किया है तो हर साल 10 रुपया जो है वो बैंक दे देगा। किसको दे देगा, रमेश को, क्योंकि रमेश ने पैसा जमा किया है SBI में। अब क्या हुआ कि मोहन आया, मोहन ने कहा मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा लैंड कर दिया भाई, उधार दे दिया। अब अगर ये 10% पे दे दे तो फिर बैंक ये सारे काम कर क्यों रहा है, वो अपने रिसोर्स क्यों लगा रहा है, अपने लोग क्यों लगा रहा है। जाहिर सी बात है, नेकी कर दरिया में डाल, ये तो यहाँ है नहीं, है ना, फिर भी नेकी तो करेगा ही, थोड़ा सा अपने लिए भी रखेगा। तो मान लीजिए जब ये लैंड कर रहा है तो ये 15% पे लैंड करेगा,
15% पे लैंड क्यों कर रहा है भाई? बैंक के बहुत सारे खर्चे हैं, सुरक्षा दे रहा है, उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट है, सैलरीज हैं, और भी कई तरह के खर्चे होते हैं। बैंक वो खर्चे निकालेगा और थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो मान लीजिए 15% जो है वो मोहन को लैंड कर दिया। अब यही बीच का मार्जिन है 15% और 10%, यानी कि 5%। दिस इज द मार्जिन, है ना। मैं तो इसको ले रहा हूं, इसमें और भी खर्चे निकल जाते हैं, इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता है। तो ये मार्जिन है। तो इस तरह से बैंक काम करती है ना। बैंक जनरली दो बड़े काम करती है। अगर आप कहेंगे कि एक कमर्शियल बैंक क्या होती है, तो आप बहुत आसानी से आप इस बात को कहिए कि एक कमर्शियल बैंक ऐसा उद्यमी है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि लोगों से पैसा लेता है, डिपॉजिट्स मनी ऑफ द पीपल एंड लेंडिंग मनी टू द पीपल। बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लेंडिंग रेट्स एंड द डिपॉजिटिंग रेट्स। यही डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट है। तो एक तो ये बात कि बैंक कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है रेगुलेटरी बॉडी को बीच में नहीं लाया कि आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँ, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामले होते हैं पैसों को लेकर के, तो इन पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो हर देश में एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे कि अमेरिका में फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका। हमारे देश में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बहुत अच्छे रेगुलेशंस के साथ आरबीआई काम करती है हमारे देश में, इसलिए हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम बहुत सुरक्षित है। तो मैं क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहा था, अब आपको आसानी से ये बात समझ में आएगी। तो जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, उसने इस पूरे मामले में देखा कि चलिए एक साथ लोग पैसा निकालने नहीं आते, लेकिन कुछ परसेंटेज है जो लोग पैसा निकालने आते हैं, उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए पैसा कैसे काम करता है, बैंक कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी डिपॉजिट मैं कह रहा हूं, यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए का आया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है CRR, जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम 10% ले लेते हैं। साधारण तरीके से समझें कि आरबीआई सेंट्रल बैंक ये कहता है कमर्शियल बैंक को, एसबीआई को, कि भैया आप CRR रखिए, 10% रखिए। क्या होता है कि जो भी पैसा आपका आया ना, रमेश ने अगर 1000 रुपए जमा किए थे तो मोहन को सारे 1000 मत दो, इसमें कुछ पैसा ऐसा रख लो जो आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस में काम आए, विड्रॉवल्स को देने में। ये सही बात है कि 100 के 100 लोग आपसे पैसा मांगने नहीं आएंगे, लेकिन 100 एक अपर लिमिट देख ली जाएगी, जो मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उससे हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए 10% CRR हम मान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा आ रहा है बैंक में, उसमें 10% अपर लिमिट पर विड्रॉवल के लिए आ सकता है। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सेंट्रल बैंक ये कमर्शियल बैंक को निर्देश देती है कि आप कुछ पैसा रिजर्व में रखिए। तो इस पर जो है कि सेंट्रल बैंक का अपना कंट्रोल भी रहता है, तो ये रिजर्व में रख दिया। तो हुआ क्या कि जो क्रेडिट करने के लिए पैसा है ना, फॉर लैंडिंग, ठीक है ना, वो पैसा अब 1000 रुपये तो नहीं होगा, लेकिन इसका 10% आप हटा दीजिए, यानी कि रिजर्व में आप ले लीजिए, तो 100 रुपया इधर चला गया तो 900 रुपया दिया जा सकता है। तो यहीं से वर्चुअल मनी भी है, क्योंकि पैसे का काम क्या है, आपको परचेजिंग पावर देना। तो चेक बुक इश्यू कर देगा भाई। अब एक सेकेंडरी आपका आया कि कोई और व्यक्ति है, वो कहता है कि साहब मुझे पैसे चाहिए, तो बैंक बोले कि ठीक है हम 900 तक का आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट खुलवाना है और आपको चेक बुक मिलेगी, परचेजिंग पावर मिल जाएगी। तो अगेन हुआ क्या कि ये जो 900 रुपया है ना, ये बैंक में ही रह गया, बैंक में रह गया, लेकिन ये एक अनदर डिपॉजिट है, एक दूसरा डिपॉजिट है। इस दूसरे डिपॉजिट पर फिर आपको रिजर्व रखना है। रिजर्व फिर कितना रखना है, 10%, यानी 90 रुपीज। तो अब कितना पैसा इसमें वापस, एक और जो मतलब फर्स्ट स्टेज हो गया, नाउ सेकंड स्टेज आप जाइए। तो अब आप 900 में से 90 निकाल देते हैं, तो 810 रुपये फिर बैंक दे सकती है किसी को क्रेडिट। तो इस तरह से आपका क्रेडिट बढ़ता जा रहा है। तो बैंक ये काम कर रही है, बैंक डिपॉजिट्स रखती है, उस पर इंटरेस्ट पे करती है, वो उसका खर्चा हुआ। इसी तरह पैसा लैंड करती है और उस पर इंटरेस्ट लेती है, ये उसकी इनकम हो गई। उस इनकम में से अपना खर्चा जो है कॉस्ट निकालने के बाद में बैंक का प्रॉफिट बच जाता है। दिस इज ओनली द बैंकिंग। हाँ, इसके अलावा जो एजेंसी वर्क आजकल कुछ बैंक्स कर रही हैं, इंश्योरेंस के कर सकती हैं या कुछ भी कर सकती हैं, तो वो हो सकते हैं, लेकिन मेनली तो यही है कि आपके पास बहुत ज़रूरी काम जो है वो ये आ जाना चाहिए कि भाई आपके डिपॉजिट्स चलते रहे, है ना, कि पैसा आ रहा है भाई, आ रहा है भाई, आ रहा है भाई, आ रहा है, और आपकी लैंडिंग होती रहे कि आपका पैसा जा रहा है ना।
तो यही बिजनेस रन करेगा तभी तो प्रॉफिट देगा। तो अगर मैं बात करूं सिलिकॉन वैली बैंक की, तो वहाँ यहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसको लेकर के आते हैं। उससे पहले देखिए, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, लिक्विडिटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए CRR का कॉन्सेप्ट रखा गया कि भाई आप लिक्विडिटी रखिए। और कहते हैं कि 2008 का जो क्राइसिस हुआ, हालांकि हिंदुस्तान में हमारा RBI रेगुलेटरी बोर्ड के तौर पर बहुत अच्छा काम करता है, हमारे बैंक्स काफ़ी अच्छे तरीके से रेगुलेटेड है। इसी तरह से US में भी है। 2008 के बाद में ये कहा गया कमर्शियल बैंक्स को कि आपके पास कम से कम 30 से 45 दिन की लिक्विडिटी होनी चाहिए, कंप्लीट लिक्विडिटी, अगर कोई ऐसा क्राइसिस होता है। क्योंकि मॉर्गेज को, सिक्योरिटी को लेकर के क्राइसिस हुआ था, जिसमें कि बड़े बैंक जो है वहाँ पर क्रैश हो गए। ठीक है, उस पर भी हम कभी वीडियो बनाएंगे। लेमन ब्रदर्स कोई छोटा बैंक नहीं था, बहुत बड़ा बैंक था। और ऐसे में फिर जो है कौन आगे आता है, इसमें आती है सरकारें, जो कि बेल आउट करती है ना। बैंक रन हो जाते हैं, बैंक करप्सी हो जाती है ना। बैंक करप्सी जो है, बैंक करप्ट हो जाते हैं या बैंक रन हो जाता है ना। पूरी तरह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स आ जाए, लोग अपने विड्रॉवल्स निकालने लगे, पैनिक हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। तो इसमें जो है आपको कौन बचा के ले जाता है, वो सरकारें बचा करके ले जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसे हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2008 का मैंने बात किया। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यस बैंक के लिए कहा जाता है, यस बैंक में भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हुई। NPA जिसको हम कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आप उधार तो दे देते हैं, जैसे मैंने कहा आप डिपॉजिट्स करेंगे, लैंडिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लैंडिंग में ही ध्यान दे रहे हैं कि भाई क्योंकि उस पर हमको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं, कमाओ, लेकिन आप ये ध्यान नहीं देंगे कि वो वापस आपको रिटर्न हो रहे हैं कि नहीं पैसा, है ना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, यानी कि वापस लौट करके वो पैसा बैंक में नहीं आता है, जो कि यस बैंक के साथ हुआ। तो उसकी कहानी भी हम जो है दोहरा सकते हैं, उसको भी एक बार मैं जरूर लेकर के आऊँगा। उसमें तो मतलब ये भी एक फैक्ट जुड़ा हुआ है कि एक ही दिन में जो है तिरुपति बालाजी मंदिर का ट्रस्ट जो है, उन्होंने अपने पैसे को विड्रॉ किया था, वो तकरीबन 1300 करोड़ रुपया था। अब इतना बड़ा अमाउंट अगर कोई बैंक एक दिन में किसी को रीपे कर रहा है, तो बताइए उसकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो यस बैंक हमारे सामने एक उदाहरण है। फिर अगर मैं बात करूं तो 1976 से लेकर के 1976 से लेकर के जो अभी तक के सालों में हम समझे, तकरीबन 2000 तक समझ लें, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 124 ऐसे बैंक थे जो बैंक रन हुए। और ये जो है तकरीबन डेवलप कंट्रीज में ऐसा हुआ। ये काफ़ी सारी डेवलप कंट्रीज जो थी उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये डेवलप कंट्रीज जो हैं किस तरह से इनको उभार करके लेके आती हैं। जैसे मैं बात करूं, ये USA में हुआ है, ये यूरोप में हुआ है, यूरोप की कई बैंक्स में हुआ है। तो 20 से 24 बैंक ऐसे होंगे जहां पर बैंक करप्सी आई, बैंक रन हुआ, और इसमें से बेल आउट किया गया 70 या 70 से ज़्यादा बैंक्स को। अब इस बेल आउट में बहुत सारा पैसा सरकार का खर्च होता है। गवर्नमेंट यहाँ पर आती है, उन खर्चों को देखती है कि भाई किस तरह से हम बैंक को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आम लोग होते हैं जिनका पैसा होता है। तो इसी से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जो हम आगे करते हुए चलते हैं। तो अब हम इस बात पे आ रहे हैं कि वाई डू बैंक फेल्स। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, ताजा तरीन उदाहरण है हमारे पास, सिलिकॉन वैली बैंक, SVB बैंक क्राइसिस। एक बैंकर हैं रॉजर वी स्मिथ, और उन्हीं की मदद से जो है बिगर स्टाफ एक जो बैंकर थे, उन्होंने सोचा कि ये बात होगी 80s की बात, 1983 की बात है। देखिए वो एक समय था जब कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत कंपनियां उभर के आगे आ रही थी, जिन्हें हम स्टार्टअप्स बोलते हैं। जो स्थापित बैंक्स थे, या जो मैं ये बोलूं कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो था, वो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम कुछ हद तक अपने डर को दिखा रहा था यहाँ पर, कि भाई ये जो नई कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, जिनका कि उद्गम स्थान यानी कि जनरली जो जहाँ से
बढ़नी शुरू हुई, वो कैलिफोर्निया जिला था अमेरिका का, वहाँ पे सिलिकॉन वैली जो जिसके हम जानते हैं, तो उन कंपनीज़ को जो ये लोन मांग रही थी बैंकों से, जो पहले से स्थापित बैंक थी, वो देने से मना कर रहे थे। तो वहीं कुछ बैंकर्स, 3-4 बैंकर्स जो हैं, उन्होंने मिलकर सोचा कि भाई ये एक मौका हो सकता है कि शायद हम जो बैंकिंग को समझते हैं तो हम यहाँ अपना भी एक बिज़नेस ला सकते हैं, आगे बिज़नेस मॉडल ला सकते हैं और इस तरह की कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को हम फ़ायदा दे सकते हैं। और एक शुरुआत हुई, वो बैंक थी हमारी SVB, सिलिकॉन वैली बैंक, और बहुत बेहतरीन काम किया आने वाले वर्षों में। और इस बेहतरीन काम का नतीजा आप देखेंगे कि कुछ ही सालों में आते आते SVB बैंक जो है अमेरिकन USA बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़े बैंक के तौर पर उभरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेकंड लार्जेस्ट बैंक के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। लास्ट ईयर 2022 तक कहा जा रहा है कि $200 बिलियन जो है इनके पास लिक्विडिटी थी, जो बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है। काफ़ी बड़ा पैसा जो है सिलिकॉन वैली बैंक के पास था। तो ऐसा क्या हुआ 3-4 महीनों के अंदर, जब हम ये बात करते हैं 2022 4 या 5 महीनों में, कि जो बैंक जो हाईली लिक्विड था, हाईली लिक्विडिटी के साथ काम कर रहा था, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। तो इस बात को समझने के लिए हमें इसके बिजनेस मॉड्यूल को समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बात करी कि यहाँ पर जो है स्टार्टअप्स ने, यानी कि नई ऐसी, अगर हम टेस्ला की बात करें, उन्होंने पैसा लिया है, ठीक है। पेटीएम हिंदुस्तान से अगर हम बात करें तो वो SVB के क्लाइंट है। तो ऐसे बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं। तकरीबन डेटा ये बताता है कि 30 से 40 हज़ार के बीच वो क्लाइंट्स हैं जो स्टार्टअप्स का काम करते हैं। काफ़ी बड़ा पैसा जो है इस बैंक के ज़रिए उन्होंने जो है अपना डिपॉजिट भी किया है, तो उसको लोन पर भी उठाया है, या जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए उठाया है। तो अब उस चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, पैसा 2 तरीके से उठाया जा सकता है। या तो आप एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उठा सकते हैं, या आप इस तरीके से पैसा उठाएं कि आप बिजनेस के भागीदार बने और ये कहें कि हम लॉस और प्रॉफिट में वो हिस्सेदारी रखें, जिसको हम इक्विटी कहते हैं। तो इक्विटी का बिजनेस भी अमेरिका में अच्छा है, लेकिन बॉन्ड का बिजनेस बहुत बड़ा है अमेरिका में। बॉन्ड पर पैसा, यानी कि एक डेट जिसको हम कह सकते हैं, डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो कौन होती हैं जो ये सिक्योरिटीज़ इशू करती है? तो ये गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि ये हाईली सिक्योर होते हैं। तो इस तरह के जो संस्थाएं हैं वो ही इनको इशू करती है। कॉरपोरेट्स हो सकते हैं, बड़े कॉरपोरेट्स जिन पर कि विश्वास किया जा सकता है, कंपनीज हो सकती हैं, वो इन बॉन्ड्स को इशू करती है। अब ये बॉन्ड जब इशू होते हैं, है ना, तो ये किसके पास जाने? भाई पब्लिक के पास जाने, है ना। आप एक करार है ना। बॉन्ड क्या है? एक करार है। एक स्थापित संस्था पब्लिक के साथ करार करती है कि भाई आप अपना पैसा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमें दीजिए, हम आपको एक करार देते हैं, एक सिक्योरिटी देते हैं, एक बॉन्ड देते हैं, इतना परसेंटेज हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ये आपकी मैच्योरिटी होगी, यानी आपकी एक फेस वैल्यू होगी, है ना। बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होगी कि आप कितना का बॉन्ड खरीद सकते हैं। 1000 रुपये का है, 2000 रुपये का, 20,000 का है, 25,000 का, उसके मल्टीपल में चलता है। फेस वैल्यू होगी, है ना। रेट ऑफ रिटर्न होगा, उसके बाद में इंटरेस्ट रेट जिसको हम कहेंगे, है ना, इंटरेस्ट रेट होगा, देन मैच्योरिटी अमाउंट होगा। तो अब इस चीज़ को एक समझते हैं। तो अब ये करेगा कौन? तो ये काम करता है बैंक, कमर्शियल बैंक। वो गवर्नमेंट के बिहाफ में या सेंट्रल बैंक के बिहाफ में उन सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को बेचता है और पब्लिक से एक इंटरेस्ट लेता है और बाकी पैसा का इंटरेस्ट इधर दे देता है। बीच में जो है वो उसका बिजनेस है, उसका प्रॉफिट है ना। तो इसमें और भी एक तरीका है प्रॉफिट कमाने का। वो तरीका यूं हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक होता है शॉर्ट टर्म बॉन्ड और एक होते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड जैसे कि 10 ईयर्स की हम बात करते हैं। 10 ईयर्स जो है काफ़ी बड़ा टाइम होता है, तो लंबे समय तक
बैंक के पास पैसा रहेगा लोगों का, इन्वेस्टर्स का, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कमाई होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली यहाँ पर ज़्यादा होंगे, हाई होंगे, ठीक है ना। और वहीं शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो है वो 1 साल आप समझ लीजिए, हम इसको 1 साल पे ही लेते हैं, 1, 2 साल, 3 साल को भी हम शॉर्ट टर्म में मान लेते हैं। तो जनरली कंपैरेटिवली यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लो रहेगी। तो इसके बीच का जो प्रॉफिट है, ये लो और हाई के बीच का प्रॉफिट, ये बैंक को जाता है, बैंक अपने पास रखती है। इसको जनरली हम स्प्रेड भी कहते हैं, स्प्रेड होना, यानी कि 2 टर्म्स के बीच में आपका प्रॉफिट जो है वो मूव कर रहा है, तो इसको ये एक स्प्रेड होता है। एक तो ये बात आप अपने दिमाग में रखें। दूसरा, मैं आपको बॉन्ड के नेचर को समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे पैसा इसमें जो है निकाला जाता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट का भले ये बॉन्ड्स की प्राइस पर क्या असर होता है। हुआ क्या कि देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी में कई वर्षों से, कई सालों से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो कि फेडरल बैंक जो उनकी है, सेंट्रल बैंक जो उनकी है, वो तय करती है, वो बहुत कम, नेग्लिजिबल थी। 0.5% होना कोई मायने नहीं रखता। आज हमारे देश में यही बैंक रेट जो है या इंटरेस्ट रेट जो है 4, 4.5% या 5% के ऊपर है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो नेग्लिजिबल 0% पर बॉन्ड होते थे, तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे थे, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में यूँ हो जाती है कि वो हाईली सिक्योर्ड है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको बिल्कुल एज इट इज़ जो है वो मिल जाता है। तो हालांकि अमेरिका का इक्विटी मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, शायद दुनिया का सबसे पुराना है, लेकिन वहाँ बॉन्ड मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। तो लोग अपना पैसा जो है पार्क करते हैं बैंक के पास एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो बॉन्ड कैसे पैसा कमाता है, एक और हम तरीका, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको जैसे कि एक वैल्यू लेता हूँ, बॉन्ड प्राइस, है ना। मैं दरअसल कोशिश आपके साथ ये कर रहा हूँ, जो थोड़ा इलॉजिकल लगता है जब ये कहा जाता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हैं तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी एक दिक्कत आती है। उस दिक्कत को मैं यहाँ एक एग्जाम्पल से आपके लिए ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। बॉन्ड प्राइस या आप बॉन्ड वैल्यू, फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं ना, फेस वैल्यू आप ले लीजिए, बॉन्ड वैल्यू ले लीजिए आप, इसको कुछ भी, है ना, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये हम यहाँ ले रहे हैं, है ना। वहीं हम यहाँ ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, और आप मैच्योरिटी ले लीजिए, है ना। मैच्योरिटी कोई मायने नहीं लगती, 1 ईयर का मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, वो कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये जो है आपने इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टर ने बॉन्ड में, और 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, तो एट द रेट ऑफ 10% जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ भाई, 100 रुपया हुआ, यानी 1 साल में ख़त्म हुआ। जनरली इसको दो हिस्सों में बांट के भी दिया जाता है, 50 रुपये करके दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 1000 रुपये लगाया किसी ने, 10% का उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 100 रुपया उसको इंटरेस्ट का मिल जाएगा भाई, पहले साल ले लिया। अब मान लीजिए अगर 10 साल 5 साल के लिए है तो दूसरे साल भी ले जाएगा 100 रुपया, तीसरे साल भी, क्योंकि ये फिक्स रहता है, डेट है, डेट का नेचर है ना, इक्विटी का नेचर तो है नहीं, तो फिक्स रहता है। तो मान लीजिए दूसरे साल भी हुआ तो 100 ले गया, तीसरे भी हुआ तो 100 ले गया। अब मान लीजिए कि अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाता है, और हम कहते हैं कि भाई बंदे को चाहिए 100 रुपये। अब 5% का अगर मैं 1000 पर निकालूं, ठीक है ना, एक तो हमने ये बात करी थी, ये यहां पर आया था 100। अब इसी 1000 पर अगर 5% पर अपन जाते हैं तो 100 रुपया तो आएगा नहीं, कितना आ रहा है, 5% के हिसाब से 50 रुपये ही आ रहा है। अब इस 100 रुपये के स्टेटस पे जाने के लिए कि नहीं, मुझे ये इंटरेस्ट का 100 रुपया मिलना चाहिए, तो क्या होगा, आपको इस 100 रुपये के लिए यहां पर अब 1000 से नहीं 2000 रुपये देने होंगे। तो क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखिए क्या हो रहा है, 10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी डाउन हो गई, लेकिन जो फेस वैल्यू है आपकी, यानी बॉन्ड की जो प्राइस है, दैट हैज इंक्रीज। दिस इज द इनवर्स रिलेशन, when the rate of interest goes down, the value of the bond increases. Okay, take another example. Suppose मान लीजिए rate of interest, I'm referring to rate of interest to R, it becomes 15%. So in this case, if you are again investing 1000,
how much you will get? 150 rupees. Now you are saying that no, I am happy with 100 rupees only. I just want 100 rupees. मुझे 100 रुपया ही चाहिए. Then what happen? तो एक जो कैलकुलेशन इसकी होती है वो ये कहता है कि आप 1000 नहीं 666 रुपये लगाइए और आप 100 रुपये पाइए. तो क्या हुआ? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से बढ़ गया, लेकिन हमारा अमाउंट जो है, जो बॉन्ड की वैल्यू है, वो 1000 से घट के कितनी हो गई? 1000 से घट करके वो 666 रुपये रह गई. तो देख लीजिए आप, इसके दूसरे में भी आप देख रहे हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है तो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो घट जाती है. तो ये एक चीज़ हमारे दिमाग में रहनी चाहिए. ठीक है. अब इसी में मैं आपको जीरो कूपन बॉन्ड के साथ भी ये मामला बता देता हूं, ताकि वो भी आपको, जो कि जनरली अमेरिकन मार्केट में चलता है, तो वो डिस्काउंटेड रेट होता है. डिस्काउंटेड रेट कैसे हो गया कि मान लीजिए आप एक पार वैल्यू ले रहे हैं, है ना, यानी कि फेस वैल्यू बॉन्ड की आप लेना चाहते हैं आफ्टर मैच्योरिटी. तो आफ्टर मैच्योरिटी मान लीजिए आप 1000 रुपये लेना चाहते हैं, मुझे 1000 रुपये मिले और मैं इस पर अप्रोक्स 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता हूं. तो ऐसा करने के लिए आपको डिस्काउंटेड अमाउंट देना पड़ेगा. तो तकरीबन, अब देखिए ये कोई एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, मैं उस पर नहीं, मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं. तो होगा ये कि आप एक 700 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे. यू विल इन्वेस्ट ओनली 700 रुपीज़. मान लीजिए 3 साल का हम टाइम लेते हैं. आफ्टर 3 ईयर मैच्योरिटी होती है. मैच्योरिटी पे बैंक आपको कह रहा है भाई मैं 1000 रुपये दूंगा 5% के रेट पे. ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है. इसको हम जीरो कूपन, डिस्काउंटेड, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड जीरो कूपन. कूपन मतलब यहां पर इंटरेस्ट रेट है. ठीक है, जीरो कूपन रेट. तो डिस्काउंटेड, आपने तो 700 ही दिए, लेकिन आफ्टर 3 ईयर यू विल गेट 1000 रुपीज. तो 300 रुपये का आपका बेनिफिट है. 300 रुपये का आपका बेनिफिट है. तो ये इस तरह से बॉन्ड काम करते हैं. तो ये तो बात हो गई कि भाई बॉन्ड कैसे काम करते हैं. अब हुआ क्या बैंकिंग सिस्टम के साथ, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंकिंग सिस्टम के साथ क्या हुआ? देखिए मैंने जिक्र किया कि इन बैंकों ने किनको लोन दिया, ज्यादातर अपने क्लाइंट्स किसको बनाया? न्यूली बिजनेस जो थे, यानी स्टार्टअप्स. क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक उनको लोन देना नहीं चाह रही थी, तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी समझी सिलिकॉन वैली बैंक ने और उस पर काम किया. बहुत अच्छा काम किया. 1983 से लेकर के अब तक नो डाउट हाईली लिक्विडिटी है इनके पास, बहुत ज़्यादा. लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आ गई कि बॉन्ड्स जो होता है ना, बॉन्ड्स इक्विटी की तरह ये ट्रेडेबल है. सेकेंडरी मार्केट में भी हम इसको बेच सकते हैं. यानी एक बार आदमी ने लिया, वो आगे इसे बेच सकता है. आप शेयर मार्केट की कोई भी 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये का आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. ये प्राइमरी मार्केट है. अब आईपीओ में मान लीजिए मेरे पास एक शेयर आ गया 10 रुपये का. अब वो 15 रुपये की वैल्यू मार्केट में जैसी हुई, मैं उसको बेचने को तैयार हूँ. तो एक 3rd%, 2nd% जो है उसको खरीद लेता है 15 पे, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गया. तो इसी तरह बॉन्ड पर भी जो है ट्रेड किया जा सकता है. सेकेंडरी मार्केट में उसे बेचा जा सकता है. जिसको पैसे की जरूरत है आप उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग लीजिए, आपका जो है उसमें इनकम हो जाती है. तो न्यूली बिजनेस जो स्टार्टअप्स थे, अब क्या हुआ कि मॉडर्न टाइम जो है ना, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया कि लिक्विडिटी पैसे की खूब आ गई. खूब सारा पैसा आने लगा, अलग अलग वेंचर्स आने लगे. बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है जिनके पास एक्सेस मनी था. अब कोई यार 0.5% पर अपना पैसा क्यों डालेगा? सोचने वाली बात है. अगर ये वेंचर्स इन स्टार्टअप्स को पैसा दें, है ना, मान लीजिए 8% पे भी दें, तो 0.5% ज्यादा से वो कमा रहे हैं. तो वाई दे आर गोइंग टू पुट द मनी इन लोअर इंटरेस्ट रेट? So they are interested in giving money to the startups. Okay, startups को पैसा easily मिल गया. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि now the money is not problem. The startups are getting finance from outside, not from the bank, from the outside, ventures, from big ventures. So their working capital needs are fulfilled from ventures. And whatever surplus, startups, इनका जो भी surplus था, है ना,
सरप्लस ये जाकर के सिलिकॉन वैली बैंक में डाल देते। सरप्लस सिलिकॉन वैली बैंक में डाल दिया कि चलो भाई लॉन्ग टर्म के लिए हमने डाल दिया, 0.5% पैसा अपना कमाता रहेगा। इनको बैंक से पैसे लेने की जरूरत नहीं थी, बस यहीं से खेल बिगड़ गया। खेल क्यों बिगड़ गया? आ जाइए, मैं इसलिए अपनी बात को बहुत एकदम बेसिक चीज पर लेकर के चला था। मैंने आपको क्या कहा था? बैंक का काम क्या है? पहला, डिपॉजिट मनी फ्रॉम पीपल, lending money to people, इसके बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस, वो उनका प्रॉफिट। अभी भैया एसयूवी के साथ क्या हो रहा, सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या हो रहा है, एसवीबी बैंक के साथ क्या हो रहा है? डिपॉजिट्स आते जा रहे, हाईली लिक्विड हो गए, बट वेरी फ्यू पीपल आर टेकिंग लोन, लेंडिंग्स रुक गई। अब ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अब कोविड आ गया, यूक्रेन का और रशिया का वॉर आ गया। अब इन्वॉल्वमेंट यूएसए की तो हर जगह रहती है, पूरी दुनिया से उसका ट्रेड रहता है। कोविड में क्या हुआ कि क्योंकि जो अमेरिका है वो अपनी करेंसी को छापने से इतना डरता नहीं है, उसका सर्कुलेशन खूब है, उसका प्रोडक्शन खूब है, तो उन्होंने कोविड में क्या किया कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी दे दी, पैसा। अब लिक्विडिटी आ गई, प्रोडक्शन नहीं था उस वक्त, एक समय के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, है ना। अब मैं यहाँ पर एक ये सहज बात लेके चल रहा हूँ कि भाई हर किसी को मालूम है कि जब इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होता है, तो वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मालूम है। मतलब इसमें भी मैं आपको बस एक छोटी सी बात कह दूंगा कि अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है, और ये थोड़ा सा सरकारों के लिए तकलीफदेह होती है, लोग चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि पैसे की वैल्यू खरीदने की ताकत घटती है, तो सीधे सीधे सरकार पर सवाल आता है। तो सरकार इसको कंट्रोल करना चाहती है। एक इन्फ्लेशन के बाद में, मतलब आप समझ लीजिए डेवलप कंट्री है तो 2% इज मैक्सिमम, नॉट मोर देन 2%। अब अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट गोज अप टू 9%, 8 to 9%। इट्स अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाउ इट कैन बी टैकल, इसको कैसे टैकल करें? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको आप मान लीजिए जो 0.5% था, दैट इंक्रीज, इसको इंक्रीज करना है। इसको टैकल करने का तरीका इन्फ्लेशन को यही है कि मनी सप्लाई को रोको। आप महंगा करोगे तो लोग लोन नहीं लेंगे, अपना पैसा पार्क करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट उनको मिलेगा, तो इसको बढ़ा करके उन्होंने 4 से 5% कर दिया। इट्स ए वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये अभी तक के हाल के सालों में देखने को कभी नहीं मिला। डेवलपिंग कंट्रीज में है, लेकिन डेवलप कंट्री और यूएसए में तो है ही नहीं। 0.5% पर काम चल रहा था। अभी क्या हो गया, जैसे लॉन्ग, जो मैंने आपको बताया कि भाई लॉन्ग टर्म का डिपॉजिट्स आपने डाल रखे हैं, 0.5% के बैंक ने दे रखे हैं, और अब 4 से 5% हो गया, तो इनके बीच का जो प्रॉफिट है ना वो कम हो गया। क्योंकि क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ी, बॉन्ड की वैल्यू घट गई। जैसे बॉन्ड की वैल्यू घटी, जो बैंक बॉन्ड पर ही चल रहा था ज्यादातर, उसका प्रॉफिट घट गया। कितनी साधारण सी बात है। तो यहां प्रॉफिट जैसे कम हुए, नंबर 1 ये बैंक रेट्स बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन को टैकल करना था, बैंक का प्रॉफिट गिर गया, कम हो गया, क्योंकि जो स्प्रेड था वो कम हो गया, जो प्रॉफिट था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में कम हो गया। वेंचर्स से पैसा ले रहे थे स्टार्टअप्स, बैंक से नहीं ले रहे थे, तो लैंडिंग कम हो गई। लैंडिंग आपकी नहीं है, आपका प्रॉफिट कम हो गया है, तो अब आपके ऑपरेशनल कॉस्ट निकालने के लिए बैंक क्या करे? तो जैसे ही सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए अपने इक्विटीज बेचे, एसेट्स बेचे, मार्केट है भाई, मार्केट ने तुरंत पकड़ लिया कि मामला गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है। क्वेश्चंस आने लगे, और देखिए जहां पैसा आ जाता है, आदमी के जो दिमाग है ना वो बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। अब स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि कहीं हमारा पैसा जो है वो भी पैसा डूब नहीं जाए। उन्होंने विड्रॉवल्स लेने शुरू किए। देखिए एक ही दिन में अगर मान लीजिए 40% पैसा डिपॉजिटर्स निकालने, CRR रेट जो है 4 से 5% होती है, यानी बैंक ये मानता है कि एक दिन में 5% से ज़्यादा नहीं निकालेंगे, लेकिन 40% लोगों का पैसा विड्रॉ हो रहा है एक ही दिन में, और वो भी इतना ज़्यादा। यहाँ एक बात और मैं बताऊँगा, जो अमेरिका का कानून है वो ये कहता है कि 2.5 लाख
डॉलर ही इंश्योर्ड है अमाउंट, यानी अगर बैंक डूब जाता है तो 2.5 लाख के करीब जो है, $2.5 के करीब सरकार दे देगी। लेकिन समस्या यह है कि 90% स्टार्टअप्स का पैसा 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी उनको ये बेल आउट मिनिमम का कोई काम का नहीं है। इससे कहीं ज्यादा पैसा उनका पार्क है सिलिकॉन वैली बैंक में, और उन्होंने एक ही दिन में जब 40% पैसा विड्रॉ किया तो बैंक की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, और बैंक मार्केट की नजरों में आया कि देयर इज समथिंग विच इज नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल सेक्टर, अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग सेक्टर, समथिंग इज हैपनिंग विद द सिलिकॉन वैली बैंक। और इस बैंक को जो है शायद फ्राइडे को इसके ट्रांजैक्शंस को बंद करना पड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा विड्रॉवल्स थे जो विड्रॉवल्स पॉसिबल नहीं थे। अब बात क्या है, क्यों हम इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं? देखिए, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में इसका इम्पैक्ट आएगा। हालांकि बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कितना आगे फॉरवर्ड जा सकता है अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये जंगल की आग है, कब फैल जाएगी पता नहीं। स्नोबॉल इफेक्ट है, हिम का गोला एक छोटा दिखता है, लेकिन जब वो रड़कना शुरू होता है तो अपने साथ अपने साइज को वो बढ़ाता है। तो ये क्राइसिस है, क्योंकि इतने सारे स्टार्टअप्स का पैसा जो है वो अटक गया है, वो नहीं मिल रहा है, उनके बिजनेसेस पे असर पड़ेगा। वो जो पैसा दूसरे बैंक्स में लगाते हैं, जहां कहीं से भी लेते हैं, वहां पर असर पड़ेगा। तो इट हैज़ इंटरनल लिंक्स विद अदर बैंक्स ऑल्सो, तो इट डेफिनेटली गोइंग टू बी अफेक्ट आवर बैंकिंग सिस्टम। कितना कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसको अभी प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पर सभी की नज़रें हैं, और इसलिए मुझे लगा कि मैं ये एक जानकारी जो है आपके साथ शेयर करूं। थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर हो गया, लेकिन मैं पूरी बात समझाने में विश्वास रखता हूं, इसलिए इस तरह से जो है वो बात निकल के आई है। तो ये बॉन्ड्स को आपने समझा, इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशंस क्या है उसको समझा, आपने सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस को समझा, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, जो बड़े इकोनॉमिस्ट एक बात कह रहे हैं कि समस्या यहाँ नहीं तो कहीं और होगी, और बहुत गंभीर समस्या होगी। वो है यूएसए का इन्फ्लेशन, वो अभी भी कंट्रोल नहीं है। इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बैंक रेट्स का बढ़ना लाजमी है। तो बैंक रेट्स अगर अभी रोक भी दे यूएसए गवर्नमेंट, 4 से 5% से ऊपर नहीं भी जाए, है ना, तो भी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी, ये एक यक्ष प्रश्न है। देखते हैं आगे क्या होता है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इस ग्लोबल वर्ल्ड में। फिर आपके साथ मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।